आज यशोदा की दोनों बेटियों की शादी हो रही थी। बड़ी बेटी अमीर की शादी एक बड़े अमीर परिवार में हुई थी, तो वहीं गीता की शादी एक गरीब परिवार में। यशोदा की दोनों बेटियां विदा होकर अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो दिल ही नहीं, दो घराने भी जुड़ते हैं। मगर जब दो अलग अलग दुनिया की बहुएं एक ही दिन अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं, तो क्या पहली रात भी एक जैसी होती है या फिर रिश्तों में कोई खटास आती है? चलिए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। वाह, कितना खूबसूरत कमरा है। बिल्कुल मेरी पसंद का थीम। रजत ने मेरी बातों का कितना ध्यान रखा है। मैं तो बड़ी ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अमीर ससुराल मिला है। अभी अमीरा ने मन ही मन अपने आप से ये कहा ही था कि तभी अमीरा का पति रजत कमरे में आ जाता है। पसंद आया? ये सब तुम्हारे लिए ही है। जी हाँ, तुम्हारे लिए ही किया है। मैंने पहले से ही पता कर लिया था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरे रूम को डेकोरेट करवाया है। सच कहूँ रजत जी, तो ये तो मेरे उम्मीद से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पहली रात इतनी खास होगी मेरी। अरे पहली रात खास क्यों नहीं होगी? जब तुम खास हो तो सब कुछ खास होगा। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं गीता से बड़ी थी, इसीलिए माँ ने मेरा रिश्ता यहाँ तय कर दिया। अगर मैं गलती से गीता से छोटी होती तब तो मेरी बंद ही बस जाती। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे क्या। एक और अमीरा और रजत अपनी पहली रात में ढेर सारी बातें करते हैं, तो वहीं अमीरा की छोटी बहन गीता अपने गरीब ससुराल में थोड़ी परेशान सी हो रही थी। हे भगवान, ये है मेरा नया घर। हे मुरली मनोहर, अब तेरा ही आसरा है। हम गरीब जरूर हैं गीता, पर दिल से अमीर हैं। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को, हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। जी, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं घर के आकार से नहीं, अपनों की नीयत से खुश रहना चाहती हूँ। और जब मेरे मुरली मनोहर मेरे साथ है तो भला हमें किस चीज की कमी। हाँ गीता, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। अब चलो, माँ ने कहा है कि पहले खाना खा लें और फिर आराम करें। ये तुम्हारे लिए डायमंड सेट है, मैंने खास ऑर्डर देकर बनवाया है। रजत जी, आप हर पल मुझे सरप्राइज करते हो। सच में ये डायमंड का नेकलेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक यू रजत जी। अरे अमीरा, इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम्हें खुश देखने में ही मेरी खुशी है। वैसे एक सरप्राइज और है अमीरा तुम्हारे लिए। क्या रजत जी? ये आईफोन मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं था ना? आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। आपने आते ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया, वो भी बिना बोले। आई लव यू रजत जी। आइए एक सेल्फी लेते हैं। Why not my sweetheart? इसके बाद अमीरा और रजत दोनों मिलकर खूब सारी सेल्फी क्लिक करते हैं और वहीं दूसरी ओर गीता और संजय एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। गीता, ये मेरी माँ का मंगलसूत्र है, अब से ये सिर्फ तुम्हारा है। देखो गीता, मैं इतना खास तो नहीं कमाता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई महंगा उपहार नहीं लेकर आ पाया। माँ ने मुझे मंगलसूत्र दिया था, जिसे मैं आज अपनी पहली रात में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं इसे जीवन भर संभाल कर रखूंगी। और संजय जी, मैं आपको बता दूं कि इस मंगलसूत्र से अनमोल और कोई चीज नहीं। गीता, शादी सिर्फ सोने चांदी से नहीं होती है, समझदारी और साथ से होती है। आज तुमने ये बात सत्य साबित कर दिया है। जी छोड़िए इन सब बातों को। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इस गरीबी में भी नमक रोटी खाकर रह लूंगी। बस आप ऐसे ही मेरा हमेशा साथ दीजिएगा। अरे गीता, ये भी कोई बोलने वाली बात है? बिल्कुल। जिसके बाद संजय और गीता अपनी पहली रात एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां अमीरा अपने ससुराल में जल्दी उठकर सीधे किचन में चली जाती है। शांति, मेरा नाश्ता तैयार करना। और मेरा पर्स कहाँ रखा है? जी मैडम, सब हो जाएगा। और सासू माँ कह रही थी पूजा में आ जाइए, वो आपका काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मुझे पूजा में बैठना पसंद नहीं। वहाँ मायके में भी मेरी माँ और मेरी बहन दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती थी, और अब ये मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, चलो। इसके बाद अमीरा पूजा घर में चली जाती है।
आ गई बहू, ये प्रसाद। जी माँ जी। बहू, अब से इस पूरे घर की बागडोर तेरे हाथों में सौंपती हूँ मैं। तुझे इस घर को अपने हिसाब से जैसे चलाना है तू वैसे चला, बस मुझे किसी भी शिकायत का मौका मत दियो। जी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब आप सिर्फ आराम कीजिए। अरे वाह यार, मेरी सास ने तो आते ही मेरे हाथों में लड्डू थमा दिए। अब मैं खूब शॉपिंग करूंगी और जो जो मैंने अपने मायके में नहीं किया वो सब यहाँ पर करूंगी। एक और अमीरा अपने अमीर ससुराल में अपने ख्याली पुलाव पका रही थी, तो वहीं बेचारी गीता अपने गरीब ससुराल में अपनी पहली रसोई कर रही थी। माँ जी, ये लीजिए चाय, और आटा भी गूंद लिया है मैंने। अरे बहू, पहले ही सुबह इतना काम, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सब करना मेरा सौभाग्य है माँ जी। अब आप आराम कीजिए और मैं आपकी सेवा। ठीक है माँ जी, आज वैसे भी मेरी पहली रसोई है, तो मैं अपनी पहली रसोई में आपको पूरी सब्जी खिलाऊंगी। आटा मैंने गूंद लिया है, बस पूरियां तलने की देरी है। इसके बाद गीता अपनी सास को गर्मा गर्म चाय और पूरियां तलकर खिलाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अमीरा अपने अमीर ससुराल में अपने शौक पूरा कर रही थी, तो वहीं गरीब बहू गीता अपने गरीब ससुराल को जैसे तैसे करके संभाल रही थी। एक दिन बहू थोड़ी अल्हड़ है, घर का काम नहीं जानती, मगर चलो खानदानी है। माँ, अगर आप उसे काम बताओगे तो वो जरूर करेगी। नहीं बेटा, अगर मैं उसे कोई काम बताती भी हूँ तो वो शांति को कह देती है। उसे अपने शॉपिंग और पार्टी से फुर्सत मिलेगी तब तो वो घर पर ध्यान देगी ना। माँ, आप मुझे आज बता रही हो? मैं अमीरा से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं बेटा, जाने दे, खामखा बात आगे बढ़ेगी। ऐसा कहकर सुलोचना रजत को संभाल लेती है। वहीं दूसरी ओर गीता की सास। मेरी गीता तो जैसे लक्ष्मी का रूप है, सब सीखने को तैयार है। जब से वो मेरे घर में आई है, उसने मुझे एक काम को भी हाथ लगाने नहीं दिया। सारे काम वो खुद ही कर लेती है। सच में रमा बहन, आप बहुत ही खुशनसीब हो। एक मेरी बहू है जो मुझे किसी नौकरानी से कम नहीं समझती। हाँ बहन जी, अब तो मुझे भी अपने कर्मों का विश्वास हो गया है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इस जन्म में गीता जैसी अच्छी बहू मिली है। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ। अगर ज्यादा देर तक यहाँ रुकी तो मेरी बहू झाड़ू लेकर कहीं यही ना आ जाए। ठीक है बहन जी। इसके बाद रमा की पड़ोसन रीना वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक और अमीर बहू को जहाँ सब कुछ मिलता है, जैसे पैसा, ऐशो आराम, महलों जैसा ससुराल, मगर फिर भी दिल में एक खालीपन था। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू को नहीं मिला कोई बड़ा उपहार, ना ही महलों जैसा ससुराल, मगर रिश्तों की गर्माहट और अपनापन था। वो अपने गरीब झोपड़ी वाले ससुराल में भी बड़ी खुश थी। रजत, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? अगर तुम अपने हिसाब से सब चलाना चाहो तो मुश्किल होगी, क्योंकि माँ ने मुझे बताया कि तुम महीने में कई बार शॉपिंग पर चली जाती हो। हाँ, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती हो। ऐसे में हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं ना। रजत, ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए, मैं बता दूं कि तुम्हारे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो पूजा पाठ करे, दिन भर नौकरानियों की तरह घर में काम करे, जो कि मुझसे हो नहीं सकता। अमीरा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन कम से कम तुम एक कोशिश तो कर सकती हो ना, जो कि तुमने कोशिश करना भी ठीक नहीं समझा। चलो ठीक है, अब सो जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है मुझे। ऐसा कहकर रजत सो जाता है। वहीं अमीरा मुंह लटकाए बेड पर बैठी रहती है। वहीं दूसरी ओर संजय जी, क्या मैं माँ जी से सिलाई सीख लूं? तुम जो भी सीखो मैं साथ हूँ। तुम हमारे घर को संभाल रही हो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। जिसके बाद दोनों मिलकर सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। क्या मैं सच में खुश हूँ? सब कुछ है मेरे पास, फिर भी कुछ अधूरा सा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पहली रात इतनी सादी होगी, मगर इतने सुकून भरी भी। मैं बस खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों में नहीं होती,
बल्कि कभी कभी सच्ची अमीरी रिश्तों की गहराई में भी होती है। एक ने सजावट पाई, दूसरी ने अपनापन, और यही अलग बनाता है अमीर बहू और गरीब बहू के पहली। माँ, अब नए शहर जा रहा हूँ। ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान। काश आप होती। बेटा तैयार हो? आज तुम्हारा पहला दिन है नए स्कूल में। घबराना बिल्कुल नहीं। जी पापा, थोड़ा नर्वस हूँ। सब ठीक होगा बेटा, हमेशा याद रखना ये बात। जब दुनिया अनजान लगे तो मुस्कुराना मत भूलना। दोस्तों, ये कहानी है आर्यन की, जो इस शहर में नया आया था क्योंकि उसके पिता का इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। दरअसल आर्यन क्लास 12वीं के एक स्टूडेंट था और आज आर्यन का स्कूल में पहला दिन है, जहां क्लास में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। आर्यन धीरे से अंदर आ जाता है, लेकिन किसी से नजरें नहीं मिलाता और वो चुपचाप आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कौन है ये नया लड़का? देखो ना कितना चुप है। हाँ, बिल्कुल खामोश है। शायद किसी और शहर से आया है, मुंह भी नहीं खोल रहा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और दिव्या मैम प्रवेश करती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आर्यन चौंक कर देखता है। दिव्या मैम के शॉर्ट ड्रेस और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उन्हें टकटकी लगाकर बस देखता ही रहता है। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर मिस दिव्या शर्मा। आज हम हिंदी साहित्य से शुरू करेंगे। पेज नंबर 5 खोलिए। एक और जब सब बच्चे किताबें खोलते हैं तो वहीं आर्यन अब भी दिव्या मैम को देख रहा होता है। ऐसे ही समय बीतता है और लंच ब्रेक हो जाता है, जहां सभी बच्चे बाहर जा चुके हैं, लेकिन आर्यन पीछे बैठा रहता है। वहीं दिव्या मैम लंच करने आती हैं और शीशे में मेकअप ठीक कर रही होती हैं। अचानक उनकी नजर आर्यन पर पड़ती है। अरे, तुम लंच ब्रेक में क्लास में ही क्यों बैठे हो? अब मैम, मैं नया हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं बस यहीं बैठ गया। ओह, नए स्टूडेंट हो। नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन वर्मा। ठीक है आर्यन, अकेले लंच करोगे तो बोर हो जाओगे। क्यों ना आज मेरे साथ लंच करो? जी मैम। इस तरह दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। दिव्या मैम अपना टिफिन खोलती है। आर्यन अपने छोटे से डिब्बे से खाना निकालता है। तो आर्यन, कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ। पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया। मम्मी पापा दोनों आए हैं? ये सुनकर आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, माँ नहीं है। जब मैं 7 साल का था तभी उनका देहांत हो गया था। ये सुनकर दिव्या मैम की आंखें नम हो जाती हैं। ओह, सॉरी आर्यन, बहुत हिम्मती हो तुम। लेकिन माँ की कमी कभी किसी से नहीं भरी मैम, लेकिन आज बस आपसे बात करके अच्छा लगा। ये सुनकर दिव्या मैम थोड़ी भावुक हो जाती है। अगर कभी अकेलापन लगे तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं टीचर हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। थैंक यू मैम। ऐसे ही समय बीतता है और बच्चों की छुट्टी हो जाती है। बच्चे धीरे धीरे स्कूल से जा रहे हैं। दिव्या मैम स्टाफ रूम में जाती है। आर्यन बाहर निकलते निकलते पलटकर एक बार और क्लास की तरफ देखता है। वहां मिस दिव्या अपनी किताबें समेट रही होती है। वो मुस्कुराती है और आर्यन भी मुस्कुरा देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक टीचर मेरे जीवन में ऐसा सुकून भर देगी। पहली बार किसी के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ मन में। अब आर्यन के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, या यूं कहें कि ये तो बस शुरुआत थी। स्कूल की अगली सुबह क्लास में पढ़ाई चल रही है, लेकिन आर्यन का ध्यान किताबों में नहीं है, बल्कि उसकी नजर बार बार दिव्या मैम पर जाती है। दिव्या मैम एक बार नजर मिलाती है और मुस्कुरा देती है। आर्यन हल्का सा शर्माता है। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज का आईना दिखता है, और जो लेखक समाज को बदल सके वही सच्चा साहित्यकार होता है। ये सुनकर आर्यन मन ही मन बुदबुदाता है, जैसे आप भी किसी कहानी की तरह सुंदर हो। आर्यन की आवाज पीछे बैठे छात्र को सुनाई दे देता है। क्या बड़बड़ा रहा है बे? फिर से दिव्या मैम के ख्वाब हैं? तू बस अपने काम से काम रख।
इस तरह क्लास में थोड़ी फुसफुसाहट होती है, जिसकी वजह से दिव्या मैम उन पर ध्यान देती है। आर्यन, कोई परेशानी है? नहीं मैम, दिव्या मैम समझ जाती है और कुछ नहीं कहती। क्लास जारी रहती है। कुछ समय बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जहां क्लास खाली है। आर्यन पिछली सीट पर बैठा है। दिव्या मैम आती है और मुस्कुराकर कहती, क्या आज भी अकेले लंच? जी मैम, आपके साथ लंच करना मुझे अच्छा लगता है। तुम बहुत समझदार और शांत हो आर्यन, बाकी बच्चों से अलग। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप बाकी टीचरों से बिल्कुल अलग हैं। तो टीचर्स की रैगिंग हो रही है आजकल? नहीं, बस मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि जैसे माँ की कमी थोड़ी कम हो गई हो। ये सुनकर दिव्या मैम की मुस्कान हल्की सी उदासी में बदल जाती है। तुम बहुत प्यारे हो आर्यन, कभी कोई बात मन में हो तो मुझसे कहना, ठीक है? मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या आप समझ पाओगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या मैम सभी बच्चों को 12वीं की पिकनिक के बारे में बताती है। बच्चों, अगले शनिवार हम ट्रेन से इंटरसिटी टूर पर जा रहे हैं, सांस्कृतिक संग्रहालय और नेचर पार्क। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वहीं आर्यन भी मन ही मन उत्साहित हो जाता है। यही मौका है, मैं ट्रेन में मैम से दिल की बात कह दूंगा। यही सही समय है। उसके बाद आर्यन घर जाकर पिकनिक की तैयारी करता है और वो अपने बैग में माँ की तस्वीर रखता है। एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड लिखता है, आपसे कहना था कुछ, और उसे बैग में रख देता है। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर दिल के हाथों मजबूर हूँ। शायद उन्हें बता दूं तो कुछ बदलेगा। जिसके बाद सभी बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। पिकनिक का दिन, बच्चे लाइन में हैं, टीचर साथ खड़े हैं। तभी एक स्मार्ट दिखने वाला युवक दिव्या मैम के साथ आता है। वो उनके मंगेतर हैं, राहुल। बच्चों, ये है राहुल, मेरे मंगेतर। पिकनिक में मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर आर्यन की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। उसकी आंखें सूनी सी हो जाती हैं। उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। मंगेतर मतलब मैम किसी और की हैं? लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। नहीं, अब जब आया हूं तो जो कहना वो कह दूंगा। कुछ देर बाद ट्रेन चलती है और सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब ट्रेन चलने लगती है। सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन आर्यन खिड़की के पास चुपचाप बैठा है। जिसके बाद दिव्या मैम उसके पास आती है। क्या हुआ आर्यन, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? मैम, क्या कुछ बातें सिर्फ दिल में रखनी चाहिए? मतलब? मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर पूरी ट्रेन में एक पल को सन्नाटा सा छा जाता है। दिव्या मैम और उसके मंगेतर राहुल दोनों चौंक जाते हैं। क्या बकवास है ये? आर्यन, ये तुमने क्या कहा? शर्म नहीं आती? मैम, मुझे लगा आप... तुमने मेरी हर बात का गलत मतलब निकाला। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, इंसान हूँ, और तुम जैसे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो इसीलिए बात की, लेकिन तुमने इसे गलत समझा। जिसके बाद दिव्या मैम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आर्यन सन्न रह जाता है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है और अब ट्रेन में कोई बातचीत नहीं। आर्यन अकेले कोने में बैठा है, खिड़की के बाहर देख रहा है। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ है। दिव्या मैम अब उससे दूरी बनाए बैठी है। मैंने क्या कर दिया? जो इंसान मेरी माँ जैसी बनी थी उसी से मैं... स्कूल में अगली सुबह प्रिंसिपल का ऑफिस, आर्यन और उसके पिता ऑफिस में बैठे हैं। सामने दिव्या मैम और प्रिंसिपल साहब हैं। माहौल बहुत गंभीर है। हम ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिव्या मैम, आपने आर्यन के पिता को बुलाया, अब आप ही बताइए। सर, आर्यन ने पिकनिक के दौरान मेरे सामने अपने प्रेम का इजहार किया, जो उसकी उम्र और स्थिति के बिल्कुल खिलाफ था। मैंने तुरंत उसे टोका भी और उसे समझाया, लेकिन मैंने सोचा माता पिता को बताना ज़रूरी है।
ताकि ये बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। मुझे माफ कीजिए दिव्या जी, मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे ने आपको इस स्थिति में डाला। मैं इससे बात करूंगा। इस दौरान प्रिंसिपल चुप रहते हैं और कमरे में एक खामोशी छा जाती है। तभी आर्यन बोलता है, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी कहा वो गलत था। मैं समझ नहीं पाया कि प्यार और स्नेह में क्या फर्क होता है। आपने मेरे अंदर जो खालीपन था उसे भर दिया। मैं उसे बस गलत दिशा में समझ बैठा। मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है आर्यन, तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन उम्र और भावनाएं जब कंफ्यूज हो जाए तो हम गलती कर बैठते हैं। अब तुम्हारा रास्ता सिर्फ एक है, पढ़ाई और अच्छा इंसान बनना। इसके बाद आर्यन और उसके पिता घर आ जाते हैं, जहां आर्यन चुपचाप बैठा है। उसके पिता उसके पास आते हैं और कंधे पर हाथ रखते हैं। आर्यन बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटा क्यों नहीं? क्यों पापा? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अब खुद ही अपनी गलती समझ में आ गई है। बेटा, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उम्र के साथ अनुभव और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। मुझे लगा मैम मुझे पसंद करती हैं। वो एक माँ की तरह तुम्हें अपनापन दे रही थी और तुम उससे प्रेम समझ बैठे। यह हर किशोर के जीवन में होता है, लेकिन जीवन सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती बेटा। मैंने उन्हें शर्मिंदा किया पापा। और अब तुम उसे सुधार सकते हो, पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनकर। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम नाम कमाओ ताकि वो ऊपर से गर्व कर सके तुम पर। ये सुनकर आर्यन अपने पिता के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बाद क्लासरूम में बदलाव। आर्यन अब क्लास का सबसे एक्टिव छात्र बन चुका है। आंखों में आत्मविश्वास है। नई टीचर पढ़ा रही है और आर्यन सबसे पहले हाथ उठाकर सवालों के जवाब देता है। बाकी बच्चे उसकी सराहना करते हैं। आर्यन, तुम तो कमाल के स्टूडेंट हो। थैंक यू मैम, अब मुझे समझ आ गया है कि असली सफलता क्या होती है। मैंने उस दिन हार नहीं मानी थी, मैंने सीखा था और वहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी।